नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे विभिन्न मौसमी कारणों का। एल नीनो की बात भी करेंगे, ला नीना की कंडीशन की बात करेंगे, साथ ही साथ उत्तर भारत में होने वाले मौसमी बदलावों की भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है कि भारत में पोस्ट मानसून सीजन यानी 1 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में कितनी बारिश हुई है, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं और इस दौरान पोस्ट मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा अगर बारिश कहीं होती है तो वो है साउथ पेनिनसुलर रीजन, जहां पर आप देखें तो सिर्फ तेलंगाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 21% की कमी है बारिश में। बाकी सभी जगहों पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु में सामान्य से 64% ज़्यादा बारिश हुई है, 533 मिलीमीटर वर्षा है। और केरल में बारिश है 109% ज़्यादा, 442 मिलीमीटर की जगह पर यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 925 मिलीमीटर। तो आप अंतर समझिए। इसी वजह से केरल के बहुत सारे मित्रों के जिस तरह के फीडबैक कमेंट आते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन आंकड़ों को देख कर के तो और भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के सामान्य जनजीवन पर बारिश का नकारात्मक प्रभाव झेलना लोगों को पड़ रहा है, किस तरह की मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को इंसेसेंट रेन की वजह से यहाँ पर मुश्किलें पेश आ रही हैं। इधर कर्नाटक में भी सामान्य से 104% ज़्यादा वर्षा हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश का आंकड़ा 341.5 मिलीमीटर है। और अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो 90 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि बहुत कम है, और 114 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर होती है। आंध्र प्रदेश में 349.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि 40% ज़्यादा है, 249.7 मिलीमीटर की जगह पर। लक्षद्वीप में 8% की अधिकता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30% ज़्यादा बारिश है। इसके अलावा मध्य भारत के क्षेत्रों में सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 8% की कमी है। बाकी ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो पूर्वोत्तर में लगभग सभी जगहों पर बारिश में कमी है। असम में 15% की, अरुणाचल प्रदेश में 39% की बारिश में कमी है, 47% की कमी है नागालैंड में, और 62% कम मणिपुर में है। मिजोरम में भी बारिश में कमी है, त्रिपुरा में, असम, मेघालय, सभी जगहों पर कमी है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में सिर्फ लद्दाख डेफिशिएंट स्टेट है, बाकी जगहों पर यूनियन टेरिटरी, बाकी जगहों पर बारिश सामान्य या सामान्य से बेहतर रिकॉर्ड की गई है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। और ये स्थिति बारिश की अब तक है। और एल नीनो की क्या कंडीशन है इस समय और क्या प्रोजेक्शन है, अब हम इसकी स्थिति जान लेते हैं। बेसिकली हम कहेंगे कि इस समय ला नीना, क्योंकि इस समय का जो हाईलाइट है प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास, वो है ला नीना की कंडीशन। ला नीना कंडीशन कब होती है, आपको कई बार हम लोग बताते रहे हैं और आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ला नीना समुद्र की सतह में जब तापमान औसत से नीचे रिकॉर्ड किया जाता है, तब ला नीना की कंडीशन होती है, यानी कि सी सरफेस कूल होती है, एवरेज से, औसत से ज़्यादा ठंडी सतह होती है, और उसको ला नीना कंडीशन कहते हैं। और इसका इम्पैक्ट ग्लोब के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। माना यह जाता है कि ला नीना की कंडीशन में कई बार नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर हो जाता है, जबकि इसके उलट साउथ वेस्ट मानसून यानी भारत का जो मेजर मानसून है जून से सितंबर वाला, उस दौरान बारिश बढ़ जाती है। ला नीना की कंडीशन में एल नीनो में कमज़ोर होता है साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पर अगर इसको कंसीडर करें कि ला नीना की कंडीशन में भारत का जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन दिख रहा है, यानी अपवाद। कई बार वेदर कंडीशंस में जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको कंसीडर करते हुए जब आप अनुमान लगाते हैं तो कई बार एक्सेप्शंस होते हैं, और एक्सेप्शंस की वजह से एक्सेप्शंस में सरप्राइज वेदर आपको देखने को मिलता है। जैसा कि 2019 में दिखाई दिया था, एल नीनो स्ट्रांग था, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और उसकी वजह आईओडी का स्ट्रांग होना था। तो सिचुएशंस कई बार थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होती हैं, तो बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर ला नीना यानी समुद्र की सतह का तापमान ठंडा कहाँ पर है, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और ये है भूमध्य रेखा का रीजन, 0 डिग्री पर
ये इक्वेटर है और इक्वेटर के पास आप देखिए पूरा रीजन, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ठीक सीधे में ऊपर तक ये रहा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ये फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र, और प्रशांत महासागर का यही वो रीजन है जहाँ पर 3.4 नीनो इंडेक्स मेज़र किया जाता है, नापा जाता है, और यहाँ पर ही तापमान ठंडा है। इस कलर के आधार पर आप अंदाज़ा लगाइए, ये जो प्रोबेबिलिटी है बिलो नॉर्मल की, वो ये अभी की कंडीशन नहीं, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ये है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों का, तो यानी मार्च तक की पूरी संभावना लानीना के स्ट्रॉन्ग रहने की है। और लानीना के क्या इम्पैक्ट होते हैं इस पर हम आगे बात करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी 700% की है स्ट्रॉन्ग लानीना की, ये प्रोजेक्शन है। और इसको मैं आपको थोड़ा सा और ग्राफ में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ में और थोड़ा सा तस्वीरें साफ हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए, ये अगर प्रोजेक्शन की ही बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी का प्रोजेक्शन ये है, और ये है लानीना का न्यूट्रल फोरकास्ट कंडीशन है, और ये है लानीना की कंडीशन। तो लानीना आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी, 100% कंडीशन है, और ये कंडीशन इस समय यहाँ बनी हुई है। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी 100 के आसपास ही है। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब आप चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से धीरे धीरे न्यूट्रल की ओर, यानी कि इधर से जो समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे है, वो धीरे 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 ऊपर आना शुरू हो सकता है। और हालांकि इसको आप इंडिकेशन नहीं मान सकते, इंडिकेशन आप यहाँ से मान सकते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल से, जब ये न्यूट्रल की ओर बढ़ना शुरू करेगा। ये जो प्रोजेक्शन है, ये ग्रे कलर में, ये न्यूट्रल कंडीशन का है, तो यहाँ से आप मान सकते हैं। और ये है रेड कलर जो है, लाल रंग, एल नीनो का फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी है। और एल नीनो की फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त तक इसकी जो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो 20% है। तो बिल्कुल भी आने वाले मॉनसून के दौरान भी एल नीनो की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि लगातार तीसरा वर्ष होगा जब एल नीनो से फ्री हो सकता है, और आने वाला मॉनसून साल 2022 का मॉनसून भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी तो बहुत दूर की बात है इसके बारे में बात करना। ये अभी वर्तमान कंडीशन, तो ये इससे इस्टेब्लिश होता है कि इस समय एल नीनो का कहीं अता पता नहीं है, ला नीना स्ट्रांग है, और ला नीना का इम्पैक्ट उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सर्दी के रूप में देखने को मिलेगा, और ख़ास तौर पर उत्तरी अंटार्कटिक में, यूरेशिया में, रूस में, यूरोप में, और साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इस बार सर्दी अभी तक नहीं पड़ी है, उसकी वजह उत्तर भारत में अभी कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया है। जब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसके बाद बारिश और बर्फबारी होती है, और उस दौरान जब यूरोप से होते हुए और वेस्ट एशिया से होते हुए ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, उत्तरी अंटार्कटिक वाली, साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों की हवाएं, तब इन सभी का असर यहाँ पर मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। तो ये कंडीशंस ज़रूर होंगी। दिसंबर में संभावनाएं बन रही हैं स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी के आने की और बर्फबारी, बारिश होने की उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में। उसके बाद सिचुएशंस बहुत चेंज हो जाएगी, और औसत से डेफिनेटली इस बार ज़्यादा गिरता हुआ तापमान नज़र आएगा दिसंबर के और जनवरी के महीनों में, और जाहिर है सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो ये कंडीशन फ़िलहाल लंबे समय की बात है। अभी की अगर हम स्थिति देखें तो आज 24 नवंबर है, और इस समय यहाँ आप उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखिए थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, इससे पहले भी बताया था कि उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के रूप में कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, और जो बादल यहाँ पर लगातार आ रहे हैं डब्ल्यूडी के रूप में, कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि हम कहें कि साइक्लोन है और वो बहुत ही सीमित दायरे में आगे बढ़ रहा है और वो इस तरह से घूमते हुए आएगा। हवाएं हैं, हवाएं लगातार चल रही हैं, ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा मॉइस्चर उठता है, तो यहाँ पर डब्ल्यूडी के रूप में ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई देता है, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होती है। तो थोड़ा परिवर्तन ज़रूर दिखेगा आपको उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और आसपास के इलाकों में, उत्तरी जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में
कुछ मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हवाएं बदल जाएंगी। कुछ मॉडल का ये प्रोजेक्शन है कि लगातार पश्चिमी दिशा से हवाएं गंगा के मैदानी इलाकों में और पंजाब हरियाणा दिल्ली में चलती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा इसको लेकर मुझे असमंजस हो रहा है। हालांकि मेरा ये अनुमान है कि जब ये WD का थोड़ा सा इम्पैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिखेगा तो निश्चित रूप से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं में थोड़ा सा बैरियर ज़रूर लगेगा, और बैरियर लगा तो यहाँ पर हवाओं की दिशा बदलेगी और तापमान में गिरावट का क्रम रुकेगा, और थोड़ा तापमान बढ़ भी सकता है सुबह और रात का, जो जिस तरह से गिरा हुआ है, या गिरावट का सिलसिला थोड़ा सा रुक सकता है। और पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान वेस्ट यूपी इन सभी जगहों पर तापमान में गिरावट का सिलसिला अगले 48 घंटों के लिए रुक सकता है। उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। मैदानी इलाकों में कोई परिवर्तन बारिश या बादलों के रूप में दिखाई नहीं देगा, लेकिन हवाओं की दिशा अगर बदलती है, हवाओं की रफ्तार अगर पश्चिमी कम होती है और दिशा बदलकर पश्चिम की जगह से दक्षिण पूर्वी या पूर्वी हो जाती है, तो इससे पोल्यूशन लेवल, हेज़ का लेवल बढ़ जाएगा, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी अगले 48 घंटों के लिए, यानी आज और कल। और ये हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चेंज नहीं होगा जो आपको विजिबल हो, जो आपको डिस्टर्ब करे, यानी कि कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रैफिक में असर पड़े। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, वायु गुणवत्ता में थोड़ा सा गिरावट आ जाएगी, ये बदलाव ज़रूर होंगे। और मध्य भारत के, उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत के तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना उत्तरी इलाकों में है, पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादा है, निचले इलाकों में कम है। मध्य क्षेत्रों में जैसे कि मैंने बताया कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़रूर नॉर्थ ईस्ट मानसून का एक्टिव परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाकों, आंतरिक इलाकों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में कई जगहों पर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों पर बारिश होगी। और आज ही एक नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और ये सिस्टम भी पश्चिमी दिशा में जाएगा। अभी अगर हम डिफरेंट मॉडल्स को देखें तो ऐसा प्रोजेक्शन है कि ये सिस्टम सीधे पश्चिम की दिशा में बढ़ेगा, पैरेलल बढ़ेगा। इससे पहले वाले सिस्टम इस तरह से जा रहे थे, अब ये सिस्टम पैरेलल बढ़ेगा, और जब पैरेलल जाएगा तो ये बढ़ेगा तमिलनाडु के दक्षिणी भागों की तरफ, और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों के साथ साथ केरल में बहुत बारिश होगी। और उसके बाद इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि ये सिस्टम अरब सागर में जाने के बाद, लैंड रीजन पर पहुंचने के बाद फिर से कमज़ोर होगा, फिर से अरब सागर में जाने के बाद ये री इमर्ज हो सकता है, जैसा कि इससे पहले भी हमने देखा है। लेकिन उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, ये सब बातें अभी बहुत दूर की हैं। ये अनुमान है कि 27 और 28 नवंबर, 26 लेकर 28 नवंबर 29 नवंबर के दौरान पूर्वी तटीय रीजन्स में आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में बहुत भारी वर्षा हो सकती है फिर से। और यहाँ पर इस तरह की बारिश इंसेसेंट रेन्स के कारण समूचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, इंक्लूडिंग नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक के तमाम इलाकों में, बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। और ये बारिश बेंगलुरु में 28 से 30 के बीच में हो सकती है, जबकि पूर्वी तटों पर 26 से 30 के बीच में बारिश भारी होने की संभावना है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और कर्नाटक के पश्चिमी भागों में, यानी तटवर्ती रीजन्स में 27 से 28 से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। यानी कि नवंबर का जो आखिरी समय अब बचा हुआ है, आज से लेकर 7 दिनों का, इस दौरान साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम शहरों में लोगों के सामान्य जनजीवन पर मौसम निश्चित रूप से व्यापक असर डाल सकता है। और इसी के साथ साथ मध्य भारत के कुछ इलाके, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और साउथ गुजरात भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्सों पर ही, जिस तरह से पिछले दिनों देखा आपने प्रभाव, लगभग वैसा ही रेप्लिकेशन, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर हो सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।